अब हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिया शरीर। उसके अंदर क्या क्या देखना है हमको? पंच महाभूत, त्रिदोष, त्रिगुण, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्रोतास। जैसे कि हमने देखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमको पंच महाभूत पढ़ना है। तो पंच महाभूत क्या होता है? संसार का कोई भी स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्यों की उत्पत्ति किससे होती है? पंच महाभूत से। हम जानते हैं सर्वम द्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन् अर्थे, चरक ने बोला है। किंतु लेकिन कोई भी चीज़ पंच भौतिक होते हुए जिस महाभूत की प्रधानता होती है उस द्रव्य में, उसकी अभिव्यक्ति भी उसी महाभूत के गुणों के द्वारा होती है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी महाभूत में से किसी एक का प्रधान होने पर द्रव्य को उस विशेष महाभूत के अनुसार क्रमशः आकाशीय, जैसे पांचों महाभूत तो रहेंगे ही कोई भी वस्तु में, लेकिन जिसमें जिसकी प्रधानता होगी, तो आकाश महाभूत की प्रधानता होगी तो आकाशीय, वायु की प्रधानता होगी तो वायव, तेज की होगी तो तेजस, और तेजस को अपन आग्नेय भी बोलते हैं। फिर जल की होगी तो आप, और पार्थिव यानी पृथ्वी की होगी तो पार्थिव बोला जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है एक कोटेशन, सर्वम द्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन् अर्थे, चरक सूत्र स्थान 26/10। संसार के जितने भी द्रव्य होते हैं वो सारे पंच भौतिक होते हैं। तो आयुर्वेद के सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया है। और आयुर्वेद में पंच महाभूत से आयुर्वेद के जो प्रयोजन होता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसकी भी सिद्धि होती है। क्या कहा गया है? स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकारों का प्रशमन करना। तो पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु हमें आहार द्रव्यों का उपयोग, जो कि पंच भौतिक होते हैं। अब आहार द्रव्य और औषध द्रव्य दो होते हैं, लेकिन आहार द्रव्य भी पंच भौतिक होते हैं और औषध द्रव्य भी पंच भौतिक होते हैं। तो यहाँ पे आहार द्रव्यों का उपयोग जो कि होता है वो भी पंच भौतिक होता है। और आतुर के विकारों को दूर करने के लिए आहार द्रव्य और औषध द्रव्य दोनों की ज़रूरत होती है और दोनों ही पंच भौतिक होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आयुर्वेद का प्रयोजन होता है उसमें भी क्वोटेशन इंपॉर्टेंट है कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन् अर्थे, सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं। फिर हम यहाँ पे दोषों का पंच भौतिक संगठन देखते हैं और हम मलों का देखते हैं और धातुओं का देखते हैं। तो दोषों के में हम सबसे पहले देखते हैं दोषों का अष्टांग संग्रह के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार। तो वात दोष में किसकी प्रधानता है? वायु और आकाश की, अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह। जबकि सुश्रुत संहिता में क्या बोला गया है? वात में वायु की प्रधानता है, पित्त में अग्नि की प्रधानता दोनों के अनुसार। फिर कफ में जल और पृथ्वी की प्रधानता अष्टांग संग्रह के अनुसार, और कफ में सुश्रुत संहिता के अनुसार सोम, यानी उसको जलीय बोला गया है। फिर धातुओं के पंच भौतिक संगठन में देखते हैं हम डलहर के अनुसार भी और चक्रपाणी के अनुसार भी। तो रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र में देखते हैं। तो डलहर ने क्या बताया? रस में जल की प्रधानता होती है, चक्रपाणी ने कुछ नहीं बताया। रक्त में अग्नि दोनों नहीं बताया, लेकिन चक्रपाणी ने बोला है अग्नि के साथ साथ रक्त में जल की भी प्रधानता होती है। फिर मांस में क्या बताया गया है? दोनों ने पार्थिव बोला है। मेद में दोनों ने जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता बताई। अस्थि में चक्रपाणी और डलहर दोनों ने पृथ्वी और वायु तो दोनों नहीं बताया, लेकिन डलहर ने क्या बोला है कि तेज महाभूत की भी प्रधानता होती है अस्थि में। मज्जा में दोनों ने जल को बताया, शुक्र में भी दोनों ने जल को। ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसी से पूछ लिया जाता है। अब हम मलों का भी पंचभौतिक संगठन देख लेते हैं। तो मल में हमें पता है मूत्र, पुरीश और स्वेद, ये 3 प्रकार के मल हैं। तो पुरीश पार्थिव, इसको तो इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि पी से पुरीश और पी से पार्थिव। स्वेद में पसीना, तो उसमें तो पानी रहता है, तो जल। मूत्र में क्या होता है? अग्नि भी होती है और जल भी होता है। तो ये यहाँ पे हमारा पंचभौतिक संगठन खत्म होता है।